हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी सर्कल। आज मैं अपने CBSE क्लास 10th के बच्चों के लिए हिंदी में व्याकरण के संदर्भ में रचना के आधार पर वाक्य का रूपांतरण किस तरीके से होता है, इससे संबंधित प्रश्न लेकर आई हूँ और इसके संदर्भ में मैं आप लोगों को बताऊंगी वाक्य के बारे में, शब्द रचना, शब्द की सार्थकता और पदक्रम वाक्यों का कैसा होना चाहिए जिससे वाक्य का एक सार्थक अर्थ प्राप्त हो। तो इसी क्रम में मैं आगे बढ़ती हूँ। इससे पहले यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें और लाइक करें। आइए देखते हैं वाक्य रूपांतर। तो सबसे पहले इसको हम समझते हैं वाक्य कैसे बनता है और इसकी क्या उपयोगिता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मनुष्य जो है वो एक सामाजिक प्राणी है और समाज में ही रहता है। जब वो समाज में अन्य लोगों के साथ रहता है तो अपने मन के भाव दूसरों को बताना चाहता है, उनके विचारों को स्वयं जानना चाहता है, सुनना चाहता है और अपनी बातों को उनके साथ शेयर करना चाहता है। लेकिन इन सब चीज़ों को करने के लिए उसे भाषा की आवश्यकता होती है। इन बातों को कहने के लिए या विचारों को प्रकट करने के लिए वो भाषा का सहारा लेता है। यह भाषा उसके मुंह से शब्दों या वाक्यों के माध्यम से व्यक्त होती है। क्या होता है कि जो वो शब्द बोलता है वो उसके मुंह से शब्दों के रूप में या वाक्यों के रूप में व्यक्त होती हैं या कही जाती हैं। शब्दों की रचना, आगे क्या है कि शब्दों की रचना वर्णों के सार्थक मेल से होती है। सार्थक मेल, जिन वर्ण का कोई अर्थ हो, ऐसे सार्थक वर्णों के मेल से ही शब्दों की रचना होती है। सार्थक शब्दों के सार्थक व्यवस्थित मेल से वाक्य बनते हैं। अब वाक्य कैसे बनते हैं? जब हमारे शब्द सार्थक होते हैं और क्रम से व्यवस्थित होकर जब हम उनको वाक्य के रूप में बनाते हैं या कहते हैं तो वो हमारे वाक्य बनते हैं। जब व्यवस्थित होकर वाक्य बनते हैं तभी उनसे उनका सही अर्थ ज्ञात होता है, पता चलता है। आगे देखते हैं, वाक्य भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिनके द्वारा लिखने या बोलने वाले के मन का आशय समझ में आता है। वाक्य वो चीज़ है जिसको हम जब लिखते हैं या बोलते हैं तो हमें दूसरे के मन का भाव या आशय समझ में आता है और इसी तरीके से हमारा भी भाव या हमारे मन की बात को दूसरा व्यक्ति आसानी से समझ पाता है। मनुष्य के विचारों को व्यक्त करने वाला शब्द समूह जो व्यवस्थित हो तथा पूर्ण आशय प्रकट कर सके वह वाक्य कहलाता है। अब आप नीचे की लाइन में देख रहे होंगे कि ये पता चलता है कि वाक्य किसे कहते हैं। वाक्य वह है जो शब्द समूह व्यवस्थित हो और पूर्ण आशय प्रकट करे या पूरी तरीके से जो अर्थ को प्रकट करे, वही वाक्य कहलाता है। आइए आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं और देखते हैं कि वाक्य के गुण क्या होते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे बच्चों कि वाक्य में निम्नलिखित बातों का होना जरूरी है। किन बातों का होना आवश्यक होता है, आइए जानते हैं। नंबर 1 पॉइंट, सार्थकता वाक्य रचना के लिए जरूरी है। अर्थात
वाक्य में सार्थक शब्दों का उपयोग होना आवश्यक होता है। उसमें जितने भी शब्द या पद प्रयुक्त हों वो सार्थक हों, उनका कोई अर्थ प्रकट हो। उदाहरण के तौर पर देखते हैं, आइए नंबर 1 का उदाहरण, जैसे राम पार्क में खेलता है। राम पार्क में खेलता है। अब क्या है कि राम है जो करता है पार्क में, और वो क्या कर रहा है, क्रिया जो है वो खेलता है। तो ये एक सार्थक वाक्य है कि वो एक कार्य कर रहा है। कौन सा कार्य कर रहा है, खेलने का। कहाँ पर कर रहा है, पार्क में। तो ये एक संपूर्ण पद है जो एक सार्थकता प्रदान कर रहा है इस उदाहरण के माध्यम से। दूसरा उदाहरण, मैं घर जाकर खाना खाऊंगा। इसमें भी एक सार्थक प्रक्रिया है, क्या कि खाना खाऊंगा, कब, घर जाकर। इस तरीके से वाक्य का पद क्रम होना, वाक्य का सार्थक होना, सही अर्थ प्रकट करना अत्यंत आवश्यक होता है। शब्दों का व्यवस्थित क्रम होना, सही सार्थक शब्दों का होना, ये अति आवश्यक होता है। नंबर 2, योग्यता। इसका मतलब है क्षमता। क्षमता की उसकी कैपेसिटी क्या है। इसका अर्थ ये है कि शब्दों में सार्थक होने के साथ साथ प्रसंग के अनुसार अर्थ देने की क्षमता भी होनी चाहिए। अब यदि हम कोई वाक्य बोलते हैं या शब्द का प्रयोग करते हैं तो वो किस रूप में प्रयोग किया जा रहा है, वो प्रसंग जो हमारा होगा उसी के अनुरूप, उस प्रसंग के अनुरूप जो शब्द हमने प्रयोग किया है उसका अर्थ भी सही सही क्रम में प्रकट होना चाहिए। ये योग्यता या क्षमता वाक्य में होनी चाहिए। उदाहरण देखते हैं, पवन पानी खाता है। अब देखिए वाक्य में क्या है, क्या ये वाक्य सही है, नहीं। पवन पानी खाता है। अब जो क्रिया थी वो खाता है, लेकिन क्या खाता है, पानी। प्रसंग क्या है कि पवन पानी खाता है, जो सही सटीक नहीं शब्द है। ये एक सार्थक उत्तर अर्थ नहीं दे रहा है। इसको जब हम व्यवस्थित करेंगे, पद क्रम में देंगे, सार्थक शब्द का प्रयोग करेंगे, जैसे ये बनेगा, पवन खाना खाता है। पवन खाता है, क्या प्रसंग था, तो खाना खाता है, तब ये वाक्य मेरा सही होगा। दूसरा देखते हैं, श्याम खाना पीता है। अब देखिए श्याम का प्रसंग क्या है कि वो पीता है, लेकिन क्या, खाना पीता है। ये शब्द सही प्रयोग नहीं हुआ है, अर्थात ये सही सार्थक नहीं है। इसलिए इसका जो अर्थ प्रकट हो रहा है वो भी गलत है, अधूरा है। अब हम इसको सही करके देखते हैं कि श्याम पानी पीता है। ये एक सार्थक क्रम है, सही क्रम है। नंबर 3, आकांक्षा। इसका अर्थ है इच्छा। अब देखिए वाक्य में हर चीज का अपना महत्व है। सबसे पहले प्रसंग के अनुसार ही शब्द का प्रयोग होना उसकी क्षमता पर निर्भर करता है। दूसरा, आकांक्षा, इच्छा के अनुसार उस वाक्य का अर्थ होना और अपने आप में पूरा होना चाहिए, तभी वो वाक्य पूरा होगा, अथवा वो अधूरा ही लगेगा और सार्थक शब्द का अर्थ प्राप्त नहीं होगा। आइए इसको देखते हैं। इसका आशय यह है कि वाक्य अपने आप में पूरा होना चाहिए। और पूरा कैसे होगा, पूरा तभी होगा जब हम सभी शब्द क्रम में उसमें व्यवस्थित रूप से प्रयोग करेंगे। उसमें कोई भी शब्द कम नहीं होना चाहिए, किसमें, वाक्य में, जिसके कारण वाक्य में अधूरापन लगे। यदि वाक्य में कोई शब्द कम होगा तो वाक्य कंप्लीट नहीं होगा, वाक्य पूरा नहीं होगा और वो अधूरा लगेगा। जब अधूरा होगा तो वो पूरा स्पष्ट अर्थ नहीं प्रकट कर पाएगा।
आइए आगे हैं उदाहरण। नंबर 1, लड़के खाना है। अब देखिए ये वाक्य क्या है, ये पूरा नहीं है, ये अधूरा लग रहा है। लड़के खाना है, बीच का इसमें जो वाक्य का अधूरापन है, क्योंकि इसमें सार्थक शब्दों का प्रयोग नहीं हुआ है, तो इसमें हम खाना के पहले यह लगाएंगे कि खा रहे हैं। किस तरीके का प्रसंग दिया है कि लड़के खाना है, तो प्रसंग इनका अधूरा है, खा रहे हैं। जब हम इस वाक्य में फिट करेंगे, इसमें प्रयोग करेंगे, तब ये वाक्य पूरा होगा, पूरा वाक्य होगा लड़के खाना खा रहे हैं। सेकंड वाक्य देखते हैं, सैनिक लड़ हैं। अब इसमें देखिए अधूरा वाक्य है, ये कंप्लीट नहीं है और इसलिए इसमें अधूरापन लग रहा है। शब्द कम है, कम शब्द का प्रयोग हुआ है, एक शब्द इसमें नहीं, मतलब आवश्यकता के अनुसार जो शब्द लगना चाहिए वो शब्द इसमें प्रयुक्त नहीं हुआ है। आइए इसको सही करके देखते हैं कि इसका वाक्य कैसे बनेगा। सैनिक लड़ रहे हैं, क्या लड़ रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं। अब ये मेरा वाक्य कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पॉइंट इसका देखते हैं। चौथा क्रम इसका आता है कि पदक्रम। पदक्रम का अर्थ है वाक्य का सही अर्थ जानने के लिए शब्दों का उचित पदक्रम में होना जरूरी है। अब देखिए यदि हमें वाक्य का सही अर्थ जानना है तो शब्दों का जो प्रयोग है, शब्दों की आवश्यकता उचित पदक्रम में होना जरूरी है। जब हम कोई वाक्य बनाते हैं तो हमें शब्दों के चयन और उनके क्रम पे अवश्य ध्यान देना चाहिए। यदि हम सही क्रम में, संयोजित रूप में शब्दों का उचित प्रयोग नहीं करते हैं, उसके अभाव में वाक्य का जो अर्थ है वो सही नहीं निकलता है। इसलिए हमें पदक्रम में ही शब्दों का प्रयोग करना चाहिए ताकि वाक्य का सही अर्थ निकल सके। आइए उदाहरण देखते हैं। नंबर 1, अब देखिए वाक्य क्या लिखा है, कैसे हमको शुरू करना है। यही तो पदक्रम अभी बताया कि पदक्रम क्या होना चाहिए वाक्य का। हम शब्दों को इधर उधर उलट फेर करके अगर शब्दों में, वाक्य में शब्दों का प्रयोग करेंगे तो हमारा जो वाक्य बनेगा उसका सही अर्थ सुनियोजित ढंग से नहीं निकलेगा और जिसका अर्थ की जो है अनर्थ ही स्पष्ट होगा। तो आइए देखते हैं इसका सही क्रम क्या होगा। तो सबसे पहले जो हमारा गलत वाक्य इसमें दिख रहा होगा आप लोगों को स्क्रीन पे कि सारे देश के नागरिक कर्तव्यनिष्ठ हैं। अब इसमें देखिए देश को बीच में प्रयोग किया गया है, सारे पहले लगाया गया है, लेकिन नहीं, ये हमारा इनकम्प्लीट वाक्य है। हम इसको सही ढंग से किस तरीके से व्यवस्थित करेंगे कि देश के सारे नागरिक कर्तव्यनिष्ठ हैं। ये एक हमारा संपूर्ण वाक्य होगा, पदक्रम सही होगा और सही अर्थ का सही अर्थ हमको प्राप्त होगा। वाक्य नंबर 2, गाय का ताकतवर दूध होता है। अब दूध क्या है, गाय का ताकतवर दूध होता है, तो दूध जो है वो मेन है, लेकिन इस वाक्य में दूध का प्रयोग बाद में हुआ है और ताकतवर पहले लगा दिया गया, जिसकी हम विशेषता बता रहे हैं, किसकी, दूध की। तो हमें इस तरीके से इसका क्रम जो है वो बदलना है, चेंज करना है। इसको सही तरीके से कैसे लिखेंगे, गाय का दूध ताकतवर होता है, ये हमारा सही क्रम है। पदक्रम सही होगा तो सही अर्थ वाक्य का प्राप्त होगा। अब पॉइंट नंबर 5 देखते हैं, अन्वय। अन्वय क्या है, अन्वय जो है इसका अर्थ है मेल। किन किन चीज़ों का मेल, देखिए वाक्य में हमारे कर्ता होता है, वचन होता है, लिंग, कारक आदि सभी चीज़ों का होना जरूरी होता है
और इन सभी चीज़ों के अभाव में वाक्य जो है अपूर्ण रहता है और उस वाक्य का अर्थ नहीं निकलता है। एक वाक्य में क्या क्या चीज़ें आवश्यक होती हैं? कर्ता होना चाहिए, फिर वचन होगा, फिर लिंग क्या है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसक लिंग है, कारक होना चाहिए, है ना। जब इन सब चीज़ों का उपर्युक्त रूप से ही प्रयोग होगा तभी उस वाक्य का पूर्ण अर्थ निकलेगा। उदाहरण देखते हैं। नंबर 1, मेरा देश में अनेक नदियाँ बहता है। अब देखिए, क्या ये वाक्य सही है? ये वाक्य जो है सही नहीं है, क्योंकि इसमें जो प्रयुक्त चीज़ें हैं उनका प्रयोग गलत है। अब मेरा देश में अनेक नदियाँ बहती हैं, तो जिस हिसाब से आपने देखा कि इसमें लिंग का कहीं पे वचन बहुवचन और कहीं पे एक वचन, तो इस तरीके से इसको व्यवस्थित करते हैं। मेरे की जगह क्या होगा? मेरे देश में अनेक नदियाँ। अब देखिए, जहाँ पे चंद्रबिंदी या बिंदी या फुल स्टॉप, कॉमा, इन सब का भी बहुत महत्व होता है और ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत ही आवश्यक रूप से ध्यान में रखनी चाहिए। अब यहाँ पे मेरा देश में अनेक नदियाँ बहता है, इस सबसे पहले 2 गलतियों से ये वाक्य जो है शुद्ध अर्थ न देकर अशुद्ध अर्थ व्यक्त करता है। वाक्य क्या होना चाहिए कि मेरे देश में अनेक नदियाँ बहती हैं। मेरा की जगह क्या होगा? मेरे देश में। आगे बढ़ते हैं। चूहे किताबें कुतर गईं। यहाँ पे क्या है? चूहे है ना। तो चूहे जो है पुल्लिंग, और बाद में जो क्रिया की गई है वो गई, मतलब ये स्त्रीलिंग के हिसाब से हो गया, तो ये इसके साथ फिट नहीं बैठता है। तो इसको किस तरीके से सही करेंगे? चूहे किताबें कुतर गईं, ये हमारा एक गलत वाक्य है। इसको जब व्यवस्थित ढंग में हम वाक्य को लगाएंगे, पदक्रम में करेंगे, तो क्या होगा? चूहे किताबें कुतर गए, क्योंकि जिस हिसाब से हमारा कर्ता था तो उसी हिसाब से हमारा वचन और लिंग भी आएगा। अब आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि वाक्य के अंग क्या हैं, या वाक्य के अंग कितने होते हैं, या संरचना के आधार पर हम वाक्यों को कितने भागों में विभाजित कर सकते हैं। तो देखते हैं क्या है इसकी परिभाषा। वाक्य की संरचना के आधार पर, वाक्य को संरचना के आधार पर हम उसको 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं, या वाक्य के संरचना के आधार पर उसको 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है उद्देश्य और दूसरा है विधेय। पहला क्या है? उद्देश्य और दूसरा है विधेय। अब देखते हैं उद्देश्य किसे कहते हैं। उद्देश्य किसे कहते हैं? जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, पॉइंट नंबर 1, उद्देश्य वाक्य का वह अंग है, वाक्य का वह अंग है जिसके विषय में कुछ कहा जाए, इसे उद्देश्य कहते हैं। मतलब जो सब्जेक्ट हमारा होगा, जो विषय होगा और उसी के संबंध में कुछ कहा जाए, वही उद्देश्य होगा। इसका उदाहरण देखिए, राम सो रहा है। अब किसके बारे में कहा जा रहा है? सो रहा है, राम के बारे में। तो उद्देश्य राम का क्या है? सोना, वो सो रहा है। भाई राम के बारे में कहा जा रहा है कि वो सो रहा है,
तो राम का उद्देश्य क्या है? सोना। नंबर 2, राजू खाना खा रहा है। अब राजू जो मीन करता है उसका उद्देश्य क्या है? खाना खाना। तो उसका उद्देश्य बताया गया कि राजू क्या कर रहा है? राजू खाना खा रहा है। किसान फलों के पेड़ भी लगाते हैं। किसका उद्देश्य इसमें प्रकट हो रहा है? किसान का। क्या करते हैं किसान? किसान जो हैं फलों के पेड़ भी लगाते हैं। जवान का उद्देश्य क्या प्रकट हो रहा है? जवान देश की रक्षा करते हैं। अब उद्देश्य बताया गया कि रक्षा करते हैं कौन? जवान। तो जवान का उद्देश्य क्या हुआ? कि देश की रक्षा करते हैं। इन वाक्यों में राम, राजू, किसान और जवान के विषय में बताया जा रहा है। देखिए ये हमारे सब कर्ता हैं, राम, राजू, किसान और जवान। इनके विषय में बताया जा रहा है उनके कार्यों को। इसलिए राम, राजू, जवान और किसान ये हमारे इस वाक्य में उद्देश्य हैं। क्या है? उद्देश्य है। अब आइए देखते हैं आगे विधेय कि वाक्य में विधेय की क्या उपयोगिता है या विधेय किसे कहते हैं। वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। विधेय क्या है? अब आप समझ रहे होंगे कि वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। उदाहरण, करण खेल रहा है। अब उद्देश्य क्या है करण का? खेल रहा है। चित्रकार चित्र बनाता है। चित्रकार क्या है? चित्र बनाता है। ये हमारा विधेय हो गया, क्योंकि चित्रकार का उद्देश्य क्या है? चित्र बनाना। तो ये हमारा विधेय हो गया। चित्रा गीत गा रही है, इसी को विधेय कहा गया है। अब आप आगे वाक्य में देख रहे होंगे कि वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा जाए उसे ही विधेय कहते हैं। जैसे चित्रा गीत गा रही है, गीत गा रही है ये विधेय हो गया। मंजरी बस से शहर गई, मंजरी का जो उद्देश्य था कि वो बस से शहर गई। इस प्रकार से इन वाक्यों में खेल रहा है, चित्र बना रहा है, गीत गा रही है और बस से शहर गई वाक्यों के विधेय हैं। क्या है वाक्यों के विधेय? जो हमारी ये जितनी चीज़ें दिखाई गई, खेल रहा है, चित्र बनाता है, गीत गा रही और बस से शहर गई, ये वाक्यों के विधेय हैं। वाक्य के भेद मुख्य रूप से वाक्यों को 2 भागों में बांटा गया है। आगे देखते हैं क्या बताया कि वाक्य के भेद मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 रचना के आधार पर, नंबर 2 अर्थ के आधार पर। इस तरीके से आज आप लोगों ने देखा कि वाक्य में विधेय और उद्देश्य क्या है, रचना के आधार पर वाक्य को कितने भागों में बांटा गया है। आशा है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इसकी अगली वीडियो मैं आप लोगों के लिए जल्द ही लेकर आऊँगी, इसी संबंधित व्याकरण की। और कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए अब मैं अच्छी सी वीडियो एक और लेकर आऊँगी। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, ध्यान से अपना स्कोर अच्छे से अच्छा प्राप्त करें। जय हिंद बच्चों।